पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं सुमित। टारगेट्स कंप्लीट करना जरूरी है। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझाया था, एंड बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सेल पोटेंशियल भी लिखना बताया था। Right? This was the last example that we had worked on. Right? Trying to understand how to write cell potential in terms of electrode potential. Now, multiple versions आपके साथ में मैंने discuss किए थे to start with. However, the one which is going to be more commonly used is based upon the reduction potential data. Right? SRP cathode minus SRP anode. याद है सब लोगों को? लास्ट क्लास में हमने देखा था। इसमें कोई डाउट है किसी को from what we had discussed? All right. ठीक है, तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो आई मिक्स द थिंग्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, एंड ये वाला एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट? बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जांपल एंड द लर्निंग्स दैट वी हैड in terms of cell representation, in terms of cell reactions, उसको भी अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, based upon all of that, let me ask you certain set of questions, and फटाफट फटाफट आप उनका मुझे आंसर दो। ठीक है, तो ये 3 सेल हैं आपके सामने, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द सेल रिएक्शन एंड द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सेल in terms of the reduction potential of the electrodes. पहला एग्जाम्पल मैं कर देता हूं आपके साथ में, दूसरा और तीसरा फिर आप लोग ट्राई करना। राइट, सो पहला सेल इज द सिंपल डैनियल सेल। पिछली 2 क्लास से काफी बार देख लिया है आप लोगों ने ये। राइट, एनोड पर जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कैथोड पर कॉपर 2+ आयंस आर अंडरगोइंग रिडक्शन। राइट, रिएक्शन तो काफी सिंपल है आपके लिए लिखना। नाउ हाउ डू आई राइट ई सेल और ई नॉट सेल? इट इज SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। राइट, सो कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर वाला साइड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखना है? Cu2+ से Cu। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। एंड एनोड पर वैसे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आई SRP कैथोड प्लस SOP एनोड। राइट, SOP, राइट, कैसे लिखूंगा? SRP कैथोड E नॉट Cu2+ से Cu। राइट, और SOP लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? E नॉट Zn से Zn2+। राइट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना, Zn से Zn2+। बट मैंने क्या बताया? I don't want you to write in terms of SOP. I want you to write the entire thing in terms of SRP only. तो ये SRP का representation है, E नॉट Zn2+ से Zn। ये पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब पेन चलाओ, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल करके बताओ। What should be the reactions and what should be the representation for writing the E cell? तो सेकंड क्वेश्चन में बीच में डबल लाइन ही है ना? हाँ, ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट।
हाँ वो छोटे छोटे एरर्स मिलते रहेंगे आपको, ओके। वर्टिकल लाइन होनी चाहिए थी यहाँ पे। ऑलराइट, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है आंसर, चेक करें एक बार। Yes, sir. यस सर। यस सर। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe से Fe2+ जा रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है, 2H+ से H2 जा रहा है, करेक्ट। नाउ हाउ डू आई रिप्रेजेंट देम इन टर्म्स ऑफ द electrode potential? So E cell will be equal to, or E naught cell will be equal to E naught like SRP cathode, ठीक है, तो ये H+ से H2 लिखना है, माइनस SRP एनोड, Fe2+ to Fe लिखना है, right? यही लिखा था आप लोगों ने। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। देन थर्ड वाला, चलो ठीक है, थर्ड वाला वापस से ट्राई कर लो। अगले वाले का क्या रहेगा, ये सही दिख रहा है आंसर? सर Yes. Cl माइनस टू Cl2 ऐसे लिखेंगे ना? Cl2 से Cl- अपने को रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, ये 0 है और ये -1 है, It's a Cl2 upon C. लिखना रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में था ना। एनोड कैथोड पे क्या लिखा तुम लोगों ने? So H2 gas will give 2H plus aqueous plus Cl2. राइट, सो आई होप एनोड कैथोड पर सही लिखा हूं मैंने, एक साथ पूरा इक्वेशन लिख दिया, अज्यूमिंग कि आप लोगों को आ गया होगा तो समझ में। कैथोड का रिएक्शन बता दो ना एक बार। Cl2 gas plus 2 electron will give 2Cl minus aqueous. करेक्ट, सो यहाँ पर एनोड पर H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 गैस इज गिविंग 2H plus aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो क्लोरीन गैस इज गिविंग और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स is giving 2Cl minus aqueous, right? सर रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर चेंज किया तो चलता है? हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है बिकॉज कॉमन सॉल्ट ब्रिज है, तो आपके लिए डेफिनेटली वो एक हिकअप आया, बट फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बिकॉज कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई कांट डू मच अबाउट इट, ऑल आई कैन थिंक इज सेइंग कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड एनोड है और राइट हैंड साइड कैथोड है, ओके सर। राइट, ठीक है। अब नोटिस करना नेक्स्ट,
a concept which is going to be very important, concept of reference electrode. Now, why do we have this concept of reference electrode? So notice करना, last class में मैंने आपको जो half cell potential या electrode potential के बारे में बताया था, right? That opposite charges exist at some distance from each other in this half cell. This half cell potential cannot be measured directly. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर एक डिवाइस लेके आ जाओ, वोल्टमीटर कहते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, उसका एक लेग इस रॉड पे टच करो और एक लेग सोल्यूशन में डिप कर दो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. ऐसा नहीं होगा. मतलब देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू दिस वोल्टमीटर. So the absolute values which are there, these are something which we are not able to determine. They exist, but not something that we are able to measure directly. So what we understand is half cell का experimentally problem है, ठीक है, but full cell का experimentally problem नहीं है. Full cell में we are able to determine the potential difference experimentally. कैसे? Because by design we have a flow of electrons happening through the external circuit. Right? जो हमने डिजाइन देखा है एक फुल सेल का, उसमें the current goes through the external circuit and then उस एक्सटर्नल सर्किट पे आप वोल्टमीटर अटैच करके मेजर कर सकते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है. तो अब इससे आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. राइट? क्या कॉन्सेप्ट रहेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का? आप नोटिस करोगे, बिकॉज हम लोग एक हाफ सेल का पोटेंशियल तो मेजर नहीं कर सकते, फुल सेल का मेजर कर सकते हैं. तो व्हाट वी विल डू इज दैट हम एक कोई इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड असाइन कर देंगे, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मान लेंगे, और उसके साथ में फिर अननोन इलेक्ट्रोड्स को अटैच करते रहेंगे और फुल सेल पोटेंशियल्स मेजर करते रहेंगे एंड डेटाबेस तैयार कर लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, कीपिंग वन रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूनिवर्सल. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगी वो अब मैं इलैबोरेट करूंगा, जब तक आप इसको कॉपी कर लो. शुड आई जूम इन या दिख रहा है? दिख रहा है सर. ठीक. वोल्ट होना चाहिए, एक्चुअली वोल्टा नहीं होना चाहिए, वोल्टा तो ठीक है, वोल्ट मीटर.
लिखा सबने? सर 20 seconds please. Done, sir. All right. Now next notice करना, ये स्टेटमेंट लाइक जो मैंने बोला उसी को बस मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ. That absolute values तो हम लोग measure नहीं कर सकते, but relative values of electrode potential can be determined. Thus, in order to measure half cell potential of any electrode, we combine it with a standard hydrogen electrode. Short form में इसको SHE बोलते हैं. For which we assign thermodynamically the standard oxidation potential and reduction potential as 0. Okay, क्या होता है ये SHE? It's something that you have already seen. Hydrogen का gas ion electrode, but under standard state condition. So what is that standard state condition? Partial pressure of H2 gas is 1 bar and concentration of H plus ion is 1 mole. इसको भी लिख लो. लिखा सबने? Wait, Sir. please wait. Done. ठीक है. Certain. सर हम्म. सो ई नॉट ऑक्सीडेशन हुआ कि बस ई ऑक्सीडेशन? हाँ, क्या कह रहे हो? सो ई नॉट ऑक्सीडेशन है कि बस ई ऑक्सीडेशन?
not standard state. Done, sir. Correct. ठीक है. Right. So given that understanding, अब आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है दैट मैंने ये जो जिंक हाफ सेल था, जिंक रॉड डिप्ड इन इट जिंक आयन सॉल्यूशन, इसका मुझे एसआरपी निकालना है. तो मैंने इसको ये एसएचजी के साथ कनेक्ट किया एंड मैंने नोटिस किया दैट जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जिंक साइड से एसएचजी की साइड में हो रहा है, और जो सेल का पोटेंशियल मैं वोल्ट मीटर से मेजर कर पाया वो 0.76 वोल्ट्स आ रहा है. Given this, can you help me understand what should I write as the SRP of this zinc metal ion electrode? Sir, I guess SRP would be 0.76 volts of the zinc. दोबारा सोचो. So shouldn't it be minus? Yes, sir. Correct. राइट. तो जो पहली इंफॉर्मेशन है उससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है. Yes, sir. Yes, sir. Right. So based upon that first data you understand that zinc is anode and SHE is cathode. इलेक्ट्रॉन फ्लो से. फिर Yes. उसके बाद में जो सेकंड डेटा है उससे आप ये समझ गए बिकॉज ई नॉट सेल इज एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, और कैथोड पे जो उसको तो अपने 0 असाइन कर रखा है तो आपका एसआरपी ऑफ एनोड आ जाएगा -0. समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको. अच्छा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो ना. Yes. Sir, done. Yes, sir. Please scroll down.
स्टैंडर्ड स्टेट है ना, ये स्टैंडर्ड स्टेट में एक्वस स्पीशीज का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए. आया इसका आंसर? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं दिया ना? स्टैंडर्ड sir. सेल पोटेंशियल. सर आपने ई सेल दिया सर, ई नॉट नहीं दिया. गुड. ई नॉट ही है, ऊपर भी ई नॉट ही दिया. हाँ ठीक है. क्या आ रहा है इसका आंसर? प्लस 0.34 वोल्ट्स. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है. नहीं लिखा साहब ने? Wait, sir. Sir, can you please show the question for a second? Done, sir. Thank you. ठीक. Now, based upon this method, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग और भी इलेक्ट्रोड्स का SRP कैलकुलेट करते हैं, टैबुलेट करते हैं, and then we arrange them in an increasing order or decreasing order of their SRP. And this is what is called as an electrochemical series. Right? आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में. No, sir. More active metals, less active metals, या stronger reducing agent, stronger oxidizing agent, ऐसा एक टेबल पढ़ते हैं. Yes, sir. Reactivity series. Correct, reactivity series. So that reactivity series is this electrochemical series only. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे डेवलप होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेते हो, उनको SHE के साथ कनेक्ट करते हो, एंड depending upon how they behave when connected with SHE, they can behave as anode. In that case उनके SRP negatives आ जाते हैं, और अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करते हैं तो उनके SRP पॉजिटिव आ जाते हैं. ठीक है. while जो SHE है उसका हम लोग SRP 0 असाइन करके रखते हैं, SRP SOP. तो हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाता है in which we arrange these different electrodes in their increasing order or decreasing order of their SRP. लिखो इसको.
लिखा सबने? Yes. यस। Yes, sir. ठीक है, फिर आप इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है टिपिकली उसमें हम लोग एसआरपी का डेटा टैबुलेट करते हैं। तो ये एसएचजी का तो हमने 0 असाइन किया हुआ है, एंड देन देयर आर सम वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव, सम वैल्यूज दैट दे आर नेगेटिव। व्हिच वंस आर पॉजिटिव, व्हिच वंस आर नेगेटिव, वो मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया था, यहाँ पे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब ये टेबल आपके पास है, अवेलेबल है, तो उसमें से कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को आप मिक्स एंड मैच करके एक गैल्वेनिक सेल तैयार कर सकते हो। जब आप वो गैल्वेनिक सेल तैयार करोगे तो उसमें इस चीज को ध्यान में रखना, जिसका हायर एसआरपी होगा दैट विल बिहेव एज कैथोड, जिसका लोअर एसआरपी होगा दैट विल बिहेव एज एनोड। ठीक है, एंड व्हेनेवर आई कंपेयर एसआरपी, कम, ज्यादा, हाई, लो, दे आर ऑल comparisons which I am going to do with sign only. ठीक है, तो हम लोग यही आदत डेवलप करेंगे। विल बी लुकिंग इनटू primarily SRP values and always doing comparisons with sign. So two metals in a galvanic cell will always have opposite SRP का sign ना? इसका So SRP का sign will be always opposite ना? एक positive और एक negative होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आई कैन हैव टू इलेक्ट्रोड्स जिनके दोनों के SRP नेगेटिव है, जिसका हायर होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका लोअर होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। Okay sir. Done, sir. Sure, done. डन। Yes. ठीक, चलो तो ये फॉर एग्जांपल मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिल्वर के मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एसआरपी, कॉपर के मेटल मेटल आयन का इलेक्ट्रोड का एसआरपी, जब इनको हम लोग अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, copper will behave as anode this time, silver will behave as cathode, and E naught cell you will determine through the formula that we have studied, SRP cathode minus SRP anode will come out to be 0.46 volts. लेट्स से आपको डेटा ये दिया जा रहा है।
डन सर। राइट, समझ में आया? Wait, please. ठीक, ठीक है, अभी हो गया? Yes, sir. राइट, इस केस में क्या होगा? So copper will act as cathode. Right? Zinc will act as anode, and you can get the E naught cell as SRP cathode minus SRP anode, right? With sign put करोगे तो आपका 1.1 वोल्ट आ रहा है. Yes. Yes, sir. हाँ, right, Yash. I'll make you write that in a while. ठीक है, जिसने लिख लिया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ऑलराइट, क्या आ रहा है, क्या करा आप लोगों ने? तो सबसे पहले यू आइडेंटिफाइड Cathode and anode. Cathode. Cobalt is anode. राइट, तो सीरियम इज कैथोड, है ना? Yes. Yes, sir. Cobalt is anode. Right, based upon the
रिएक्शन। देन अब आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है और एसआरपी कोबाल्ट का दे दिया, एसआरपी सीरियम का पूछ लिया, तो बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड कैथोड आप लोगों ने ई नॉट सेल लिख दिया, राइट? 1. एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, करेक्ट? Yes, sir. एंड उससे आपने आइडेंटिफाई करा, कैलकुलेट करा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.61 वोल्ट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, sometimes like students tend to use these coefficients, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये जो ई नॉट सेल है मैंने आपको बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? और थोड़ी डिटेल्स में और बताऊंगा आपको जब अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं यश, देखेंगे, बताऊंगा मैं। Done, sir. ऑलराइट, क्या आ रहा है आंसर? 0.84. So is it C? 0.84 वोल्ट्स, करेक्ट। Yes. तो वापस से आपने रिएक्शन को नोटिस किया होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है, राइट? और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये आपका कैथोड है, right? In fact, you could have also done this without looking at the reaction. मतलब आप लोग एनोड का एसआरपी कम होता है, कैथोड का एसआरपी ज्यादा होता है, तो आप डेटा से भी देख के बता सकते थे। Yes, sir.
ठीक है, रिएक्शन नहीं भी लिखा होता तो भी चलता आपके लिए, दैट वाज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बेस्ड ऑन दैट ये आपका 0.84 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ नोटिस करना, वैसे तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल और अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जीरो। ठीक है, इन दैट केस दैट डज नॉट हैपन, तो फिर द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस इन So your voice is breaking. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now given that ट्राई करो। So can you please explain what you said? So your voice was breaking. हाँ, मैंने बताया जैसे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो एक जो तरीका है आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स से आपने सीखा था, डेल्टा जी उसका लेस देन जीरो होना चाहिए, है Yes. ना। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक है कि थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है, वैसे तो डेरिवेशन में आपको बाद में बताऊंगा। आप ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन के बेसिस पे भी आप जजमेंट कर सकते हो। अगर ई नॉट उस रिएक्शन का पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। Okay. Sir. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड पूछा जा रहा है दैट whether that reaction is going to be spontaneous or non-spontaneous, and the judgment you have to do is based upon the electrode potential या cell potential data।
नाउ कैसे करना है क्वेश्चंस को मैं आपके साथ अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, दो तरीके हैं। या तो आप जो रिएक्शन है उसको देखकर आइडेंटिफाई करो कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। है ना? Yes, sir. Yes, sir. और फिर उसके हिसाब से ई नॉट सेल लिखो, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। या Yes. फिर जो ई नॉट का डेटा है हाफ सेल का, राइट, उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करो कि क्या एनोड होना चाहिए क्या कैथोड होना चाहिए, और उससे आप रिएक्शन लिख दो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है। और अगर वही रिएक्शन बोली जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी ऑपोजिट रिएक्शन अगर बोली जा रही है तो फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी। Yes. Yes, sir. ये दो मेथड्स हैं, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है दिशा, तुम्हारे आंसर्स करेक्ट है। नहीं पृथ्वीराज, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है गौरव, करेक्ट। लास्ट वाला गड़बड़ कर दिया यश, बाकी सब ठीक है। यश का बोल रहा हूँ, सॉरी, हर्ष। हम्म
All right. The answers are coming in this way. All are spontaneous except the third one. ठीक है, कैसा आएगा एक एक करके आप नोटिस करोगे। तो पहला वाला जो है उसमें बोला है विल Fe reduce Fe3 plus to Fe2 plus एंड यहाँ पर दो SRPs का डेटा दे दिया। तो बेस्ड अपॉन दिस SRP डेटा व्हाट इज इट दैट वी वुड कीप एज एनोड? ये Fe2 प्लस से Fe वाला एनोड होगा, Yes. 3 प्लस से Fe2 प्लस वाला कैथोड होगा, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट आपने सेल रिएक्शन निकाला, ई नॉट सेल निकाला, राइट, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। या फिर आपने सेल का रिएक्शन लिखा, उसके हिसाब से आपका सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस दिख रहा है एज पर द डेटा इन द क्वेश्चन, ठीक है। दोनों मेथड के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देन बी पार्ट में So again, same. अगेन आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, एंड देन ई नॉट सेल यू कैन कम अप विद द आंसर। देन सी पार्ट में व्हेन वी डू दिस, अगर आप ई नॉट सेल निकालते हो तो नेगेटिव आ जाएगा, या फिर अगर आप सेल के रिएक्शन के हिसाब से जाते हो तो यू विल फाइंड दैट ऑपोजिट रिएक्शन कम्स आउट टू बी स्पॉन्टेनियस। सर हाँ सर बी पार्ट में सर जो AU CN ट्वाइस से ये जो डेटा में दिया था ना सर, सर वो हाँ। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना नहीं, सर? -0.6 हाँ। माइनस देने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसने बोल दिया? नहीं सर, जो AU सर इसमें क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ हाँ सर सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना। कैसे? यहाँ पर +1 से 0 तो जा रहा है गुड, सॉरी सर मैंने जल्दी में सॉरी। ठीक है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, तो ये सब SRP का ही डेटा दिया हुआ है, ठीक है। So, हाँ, so in the third one, if we go by greater SRP value, then it will be 0.8 minus 0.34. No? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, है ना, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करो, जो कैथोड एनोड है उसके हिसाब से ये रिएक्शन होनी चाहिए, Yes, sir. राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कुड यू यूज अ सिल्वर स्पून टू स्टर अ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन? No, तो sir. हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो ये है, बेस्ड अपॉन द डेटा दिस इज द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि सिल्वर स्पून कॉपर सोल्यूशन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। Yes, sir. हाँ, अगर आप कॉपर का स्पून सिल्वर के सोल्यूशन में डालोगे तो फिर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम बचे हुए टाइम में थोड़ा बहुत डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो ले लो, लेट मी नो, राइट। इसमें ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, या बी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सी में दो तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट।
and then this is the second way of doing it. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को कैसे करना है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सर TWT के डाउट्स क्लियर हो गया अभी? TWT के डाउट्स चाहिए या आपको होमवर्क के डाउट्स डिस्कस करना है? So homework. So TWT का next task में पहले होमवर्क के कर लेते हैं, फिर TWT के भी देख लेते हैं। TWT के तो कब हुआ था आपका TWT? वो कल ही हुआ है सर। So volumetric का कल। वॉल्यूमेट्रिक का कल हुआ, वॉल्यूमेट्रिक का, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। अगर बुकलेट के ज्यादा नहीं है तो फिर फटाफट क्लोज कर देंगे, वो भी ले लेंगे। FBO के बता दो चलो फटाफट क्या क्या डाउट्स हैं। हाँ सॉरी, इसमें होम असाइनमेंट्स थे, माय बैड। HA4 से बताना शुरू करो। HA4 में क्या क्या डाउट है? 1, 5, 11, 2, 6, 12। ठीक है, इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और। वन एंड टू मैंने डिस्कस कर लिया था क्या? सर मतलब नॉर्मल क्लास में जब वो टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आपने सेम क्वेश्चन, बस डेटा अलग था, बट नहीं हुआ सर जब खुद से करा। ठीक, देख लेते हैं। एक मिनट, बुकलेट ही ओपन नहीं हो रही है। Just give me 1 minute. HA4 में आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है आप नोटिस करोगे, NH4Cl का पहले NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, राइट? ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। वैसे तो वो सॉल्ट है बट लाइक इट्स द कॉन्जुगेट एसिड। देन यहां से अमोनिया लिबरेट हो रहा है,
ये एक्सेस में है, एंड वो जो अमोनिया लिबरेट हुआ NH4OH, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, राइट? ये Yes, sir. 150 ml एंड 0.2 नॉर्मल, N/5 मतलब 1/5 नॉर्मल, 0.2। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद में ये भी बोला जा रहा है कि एक्सेस ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। ओके, तो जो H2SO4 है वो भी बच जाता है और उसका NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो इसमें लाइक और सक्सेसिव चीजें हो रही हैं, बट ठीक है तो है, जो ये बचा हुआ है। नाउ अब मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो वो किस तरीके से हो पाएंगे? Sir, ये NaOH का क्या डेटा दिया हुआ है? sir, 20 ml, one normal. 1 right? So how do we go about this? So इसमें ऐसा है क्या कि मिड इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4OH plus NaOH is the total, मतलब जो 150 ml of 0.2 N of H2SO4? परफेक्ट। तो एक तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप सोच सकते हो that equivalent of acid should be equal to equivalent of base. That will be the overall understanding. अगर आपको bits and pieces में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आप ऐसे करोगे, equivalent of NH4Cl should be equal to equivalent of NH4OH, right? Then ये जो इक्विवेलेंट्स यहाँ पे है, इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH, they should be equal to the equivalent of H2SO4 consumed here, और फिर जो बच गया, ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 in reaction 1 like or reaction 2, उसको सेकेंड रिएक्शन बोल देते हैं, एंड यहाँ पे जो बच जाएगा that will be equivalent of H2SO4 in reaction 3 should be equal to equivalent of NaOH, right? Yes, sir. इस तरीके से पार्ट में सोच सकते हो, एंड ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना एसिड का इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ द बेस, है ना? क्या क्या बेस है यहाँ पर? NH4OH एंड NaOH, वो शॉर्ट में हो गया आपका आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर go ahead and write this in the following manner: equivalent of NaOH plus equivalent of NH4OH is equal to equivalent of H2SO4, right? So 150 into 0.2 should be equal to the unknown for you plus 20 into 1. तो यहाँ से आपको इसके इक्विवेलेंट, एक्चुअली ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, ठीक है? तो इन मिली इक्विवेलेंट से अब आप फिर इसके मोल्स और इसका परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है? सर मैंने किया था, बट एक्चुअली जो एंड में NH4Cl के मिलीमोल्स, आई मीन सॉरी, वेट आया वो 0.535 आया। ज्यादा Yes, है, sir. हाँ सर, नेगेटिव में आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो आप यहाँ पर वो NH4OH के मत निकालो, ठीक है? डोंट टेक आउट द मोल्स ऑफ NH4OH, जस्ट टेक आउट द मोल्स ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया पूछा ना, अमोनिया कितना है, तो आपके अमोनियम क्लोराइड के जो मोल्स आए, ठीक है, वो आपने बताया कितने आ गए? वो 0.5 ग्राम है ना, वो मास इसका 0.535 ग्राम्स आ जाता है, वो गड़बड़ है, आई एग्री, ठीक है? क्वेश्चन में वो फ्लॉ है, सैंपल से ज्यादा अमोनियम क्लोराइड का मास आ जाता है,
ठीक है, तो फिर अमोनिया मतलब we only have to find NH3. हाँ 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 just- ओके, एंड देन वो डिवाइड बाय 0.5 into 100. हाँ, बट वो गड़बड़ है क्वेश्चन में, दैट अमोनियम क्लोराइड का मास ही ज्यादा आ जाता है। ठीक है, देन आपने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में 5 isn't that difficult. H2O2 को हीट करने पर तो O2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है, gives H2O plus half O2 and that calcium reacts with O2 to give you calcium oxide, and then that calcium oxide is neutralized by H2SO4 forming calcium sulfate plus H2O, right? मूल कंसेप्ट लगा लो ना, इक्विवेलेंस। So it's double of B, like according to what I got. नहीं नहीं नहीं, वो आपने इसमें आंसर करेक्ट है, इसमें आपने केयरलेस मिस्टेक करी होगी आपने, मतलब आपने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से करा कि मोल कॉन्सेप्ट से करा? Equivalence. क्या एन फैक्टर लिए? इधर 2 आया. डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है ना ये। ओ हाँ अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ठीक है, या तो आप मोल कंसेप्ट से कर लो, या अगर इससे कर रहे हो तो इसका एन फैक्टर 1 लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल। ये -1 से -2 एंड 0 जा रहा है। ठीक है, कर लोगे? अभी आगे बताऊं या मैं? नहीं नहीं यार, here only I made the mistake. Then 11th question. 11th में 11th is actually again a bit confusing question because it's a non-redox reaction. The precipitation reaction is non-redox. तो यहाँ पर जो n factor है वो non-redox वाला है, net cationic और net anionic charge of salt. जिस भी स्पीशीज के लिए आप निकाल रहे हो एन फैक्टर, दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज। तो ये K2Cr2O7 का एन फैक्टर इज एक्चुअली व्हाट, जस्ट 2। ठीक है, दैट इज द कैच इन दिस क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है आपने, सेकंड तो डूएबल है। सेकंड में नथिंग हैपेंस विद सोडियम सल्फेट, वो तो स्पेक्टेटर है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज इट Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2SO4 एंड यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन एज इंडिकेटर है, तो मतलब सिर्फ पहला रिएक्शन होगा और कलर चेंज आ जाएगा, है ना? यस सर. राइट, ये नोट्स में अपन ने देखा था जब अपन ने दैट डबल टाइट्रेशन डिस्कस करा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब आप मोल कंसेप्ट भी लगा सकते हो या इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है तो मोल कंसेप्ट ही लगा लेते हैं। ठीक है, चलो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगा लो। इसका आपको बोला जा रहा है 20 ml 0.1 नॉर्मल और इसका 25 ml, राइट, और एन फैक्टर इसका 1 रहेगा, राइट। तो आप इसके मोल्स निकाल लोगे और उसके 10 टाइम्स कर देना, बिकॉज ये 1/10 ऑफ द ओरिजिनल
अमाउंट लिया है इन दैट सोल्यूशन, तो उसका 10 टाइम्स कर दोगे तो Na2CO3 का मास मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे और फिर मास मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। देन सर आप ये ग्रुप पे भेजोगे डाउट्स वाला PDF? हाँ ये भेज दूंगा मैं। ओके सर। 6th वाला जो है, 6th वाला इज अगेन बेस्ड अपॉन दैट ओनली। क्या था वो? A mixture of NaOH and Na2CO3 is neutralized by X ml of, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब नोटिस करना। लेट NaHCO3 के A मोल्स, लेट Na2CO3 के B मोल्स, है ना। अब जब फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर होता है, ठीक है, इन केस फिनोल्फ्थलीन इज इंडिकेटर, तो n फैक्टर ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? 0, नो रिएक्शन। उसके लिए बोलेंगे हम Na2CO3 का पहले रिएक्शन होगा बट उसका n फैक्टर 1 रहेगा, है ना। ये क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा A इंटू 0 प्लस B इंटू 1 should be equal to X by 1000 into 1। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है। राइट, देन अब यही चीज आप रिपीट करोगे व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर, तो कैसा होगा? n फैक्टर ऑफ NaHCO3 तो 1 रहेगा और Na2CO3 2 हो जाएगा, राइट। Na2CO3 2H प्लस एक्सेप्ट करेगा और आई थिंक ये कितना है? Y। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y रहेंगे, है ना। तो A और B आप x और y के टर्म्स में निकाल लोगे। अब आंसर आपसे पूछा जा रहा है द मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व्ड। नाउ Na2CO3 इज थर्मली स्टेबल। ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज है, आई डोंट थिंक आपको अभी ये पता थी। इसको हीट करने पर काफी हाई टेम्परेचर्स पे हीट करना पड़ता है तब जाके CO2 निकलता है। अदरवाइज द रिएक्शन दैट यू हैव टू टेक इज NaHCO3 that decomposes easily to give you Na2CO3 plus CO2 plus H2। तो अगर आपने इसके कितने B मोल्स माने हैं तो CO2 कितना इवॉल्व हो जाएगा? B/2। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। सो गेट दैट B in terms of X and Y and then report that as the answer। ठीक है, क्लियर है? And then आपने 12th question isn't that something that we have already done in HA2? नहीं, M2OX से MClX बनाना है ना। ये 3 ग्राम से है, ये 5 ग्राम है। ऐसा करो, POAC लगा दो, ये एक मेथड हो जाएगा मेटल के ऊपर। कर सकते हो। 2 into moles of M2OX is equal to 1 into moles of MClX। तो इससे ना तो M आएगा ना X आएगा बट M अपॉन X आ जाएगा एंड दैट इज व्हाट योर आंसर इज। दूसरा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा लिख देना यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर O2। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली दैट इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, बट स्टिल यू विल गेट द आंसर मल्टीपल वेज। ठीक है, HA4 में और कोई क्वेश्चन है?
that you would want to discuss? ठीक है, HA3 में बता दो चलो। HA3 में any questions? नहीं, HA2 में बता दो। नाइन्थ और HA2 में नाइन्थ वाला तो थोड़ा कुछ इस तरीके से है। Approx atomic weight of an element is this much, equivalent weight is this much, right? So equivalent weight is equal to atomic weight upon n factor. अब n factor तो क्या है, like बैलेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, शुड बी इंटीजर। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो इंटीजर नहीं आता है, क्या आ रहा है एन फैक्टर यहाँ पर 29.89 अपॉन 8.9, कितना आता है ये? In such simple compounds should be integer, तो उसको आप ऐसा करो, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, आई थिंक 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आई थिंक कितना 3.35 3.35 आ रहा है, तो 3.35 नहीं रहना चाहिए, 3 मान लो। तो देन अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट 8.9 है, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 8.9 इंटू 3, इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर, वो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हो जाएगा। आई थिंक वो ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, या डी, पता नहीं कौन सा होगा, डी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। yes sir Alright. Any other question from HA2? ठीक है, HA1 इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, टेस्ट पेपर में से पूछ लो, टेस्ट पेपर मेरे पास है नहीं, या तो मुझे सेंड करो, मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है उसमें। अच्छा, गेट इक्विप में भी डाउट्स है, ठीक है, तो गेट इक्विप पूछ लो, क्या है गेट इक्विप में, कौन से में है? 10, 13, 17, 24, 31, ठीक है, क्विकली डिस्कस करके क्लोज करते हैं इनको भी। 10वां कौन सा है, इसमें क्या आ गया? हाँ, इसमें एक्चुअली आई थिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ m की जगह M2CO3 का आंसर दिया हुआ है। अगर ए ऑप्शन आंसर दिया तो वो M2CO3 का इक्विवेलेंट वेट होगा। वही डाउट आ रहा है? हाँ, ठीक है,
13th वाले में then 13th वाले में 1.2 ग्राम ऑफ Mg treated 100 ml H2SO4 कंप्लीट रिएक्शन। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब मूल कंसेप्ट है ये, तो इक्विवेलेंस कंसेप्ट भी नहीं है। Mg plus H2SO4 is going to give you MgSO4 plus H2, right? ये 1.2 ग्राम है और ये 100 ml 1 मोलर है, मतलब ये 0.1 मोल है और ये भी 0.1 मोल है। नहीं, ये 0.1/2 मोल है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आप अपना एनालिसिस करोगे, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 0.1/2 बच जाएगा, ये 0.1/2 बन जाएगा, ये 0.1/2 बन जाएगा। बस अब कॉन्सेंट्रेशन किसके हिसाब से होगी? ऑफ आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन, तो इसकी पूछी जा रही है। तो 0.05 मोलर आ तो गया। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो लगाने के लिए, बट मतलब कुछ है नहीं इसमें। 17 फालतू क्वेश्चन है। 17 में टू मच नॉनसेंस एंड एरर। लेट इट बी, एकदम गंदगी है वो। I don't even want to clean that mess. 24th तो आप लोगों ने देखा हुआ होगा ना, a mixture of तो with KMNO4 क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा, राइट? N फैक्टर ऑफ Na2C2O4 क्या हो जाएगा? 2। जो कार्बन है वो +3 से +4 में जाता है ना, CO2 में चला जाता है, राइट? एंड N फैक्टर ऑफ KHC2O4.H2C2O4 ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन है जो +3 से +4 में जाएंगे, राइट? ये सब CO2 में चले जाएंगे ना, +4 में। है कि नहीं? एंड अगर आप विद NaOH देखोगे तो ये क्या शो करेंगे? ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से N फैक्टर ऑफ Na2C2O4 क्या हो जाएगा? 0 रहेगा ना एज एसिड। इसके पास आयोनाइजेबल H ही नहीं है, ये तो बेस है आपका क्योंकि NaOH। एंड N फैक्टर ऑफ वो जो भी ये कंपाउंड है, इसमें कितने आयोनाइजेबल H दिख रहे हैं आपको? क्या रहेगा इसका N फैक्टर? 3 रहेगा एज एसिड। अब आप डेटा यूज करो और फिर सॉल्व करो। कर लोगे? ठीक है। एंड देन फाइनली 31 भी गड़बड़ है। 31 में देयर इज सम, so there is some गड़बड़ that they have done, that in this question maybe what has happened is that they have not considered the ammonia in the calculation. I think कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो इवॉल्व करा दिया। हाँ वो होना चाहिए था dissolved in solution, तो it should then react with H2SO4, but I think वो consider नहीं किया है। ठीक है, so ideally कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस NaOH should give you
NH4OH plus Na2SO4। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक रिएक्शन होना चाहिए, लाइक वो जो अमोनिया है वो वापस डिसॉल्व भी हो गया, राइट। ये आपका LR था, ये 100 ml 0.2 नॉर्मल था। ठीक है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ठीक है, ये कुछ बच जाएगा, राइट। आप मान के चलो इसके कितने A मोल्स हैं या A मिली मोल्स हैं, है ना। A मिली मोल्स है, ये आपका LR है, ये बच जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.2 मतलब 20 माइनस A/2, है ना। और या सॉरी -2A, नॉट A/2, -2A। और ये 2A बन जाएगा, और ये 2A, बट ये तो यूजलेस है। ठीक है, अब जब रिएक्शन में H2SO4 होगा तो ये दोनों रिएक्ट करने चाहिए ना। ठीक है, नाउ NaOH left and NH4OH formed, both should react with H2SO4, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट उससे फिर ये H2SO4 का अमाउंट का लाइक डेटा यूजलेस है, क्योंकि कंबाइंड वेस्ट का अमाउंट हमें पता है कितना है। तो अब क्वेश्चन में शायद इसको इग्नोर कर दिया है, और फिर सिर्फ इसको लेकर, ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ NaOH लेफ्ट को लेकर फिर H2SO4 के साथ में कराकर A निकाल लिया है। ठीक है, उससे शायद आंसर मैच कर जाता है, बट सेंस नहीं बनाएगा उतना। ठीक है, समझ में आया फ्लो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पैसेज टू क्वेश्चन नंबर 4। ओजोन का एन फैक्टर में तुम स्ट्रगल कर रहे होगे, ओजोन का एन फैक्टर 2 ले लेना। ठीक है, मतलब उससे जो, वैसे तो अपन देखेंगे तो ओजोन में वो जीरो स्टेट में, अब व्हेन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो H2O में चला जाता है, लाइक आउट ऑफ द 2 ऑक्सीजन्स, आउट ऑफ द 3 1 goes into -2, कुछ इस तरीके से। मतलब मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। ओजोन एन फैक्टर as वो क्वेश्चन हो गया। acidified Ki oxygen is evolved। हाँ, मतलब वही है, O3 में वही वैसे लिखना है। O3 में 3 में से एक -2 में जा रहा है, बाकी 2 0 ही रह रहा है। ठीक है,
हाँ, मतलब या तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर लो, बैलेंसिंग वगैरह लगेगी फिर उस केस में, या अगर आप बैलेंसिंग नहीं भी करना चाहते हो तो आप ओजोन को ना, ओजोन को एक फ्री रेडिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। थिंक ऑफ ओजोन लाइक अ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, 0 से -2 जा रहा है, एक ओजोन मॉलिक्यूल से एक फ्री रेडिकल मिल रहा है जिसका चेंज 0 से -2 जा रहा है, वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो काफी आज का डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना थोड़े बहुत और बच्चे हुए डाउट्स होंगे। ठीक है, श्योर, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।